हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और आज हम बात करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर के अंदर ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि नीट के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये छोटा सा वीडियो जो कि कुछ मिनट्स में ही आपके कंसेप्ट को क्लियर कर देगा, इसलिए ये आपके लिए मस्ट वॉच होने वाला है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। जो हमारा हार्ट है उसमें जो साइकिल चलती है, कार्डियक साइकिल हम उसको कहते हैं। तो दोस्तों, कार्डियक साइकिल जो है उसमें आपको पता है कि जो हमारा हार्ट होता है उसमें दो टाइप के चैम्बर्स होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल, या फिर एट्रिया और वेंट्रिकल्स। तो फिर राइट साइड में होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, वैसे ही लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। तो क्या होता है, सबसे पहले होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। तो यहाँ पर आपको देख रही होगा कि जो सुपीरियर वेना कावा है वो यहाँ यहाँ पर ब्लड लेकर आ रही है, और इसी की वजह से नीचे पहुँचाने के लिए एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसको हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। एट्रिया का सिस्टोल जो है वह है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ब्लड को आगे पहुंचाने के लिए। तो फिर इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और इसके बाद होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब ब्लड आगे पहुंच जाता है तो फिर वेंट्रिकल जो का वो रिलैक्स करते हैं, जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकल डायस्टोल। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हो जाता है जॉइंट डायस्टोल, यानी कि जो एक बीट है हार्ट की वो कंप्लीट हो जाती है, एक कार्डियल साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ये मैंने आपको ब्रीफ में मैं बताया है, एनसीईआरटी में और डिटेल में दिया गया है। अगर आपको इस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये था ब्रीफ में कार्डियक सर्कल। यहाँ पर हम आपको फिर से बता देते हैं कि ये सुपीरियर वेना कावा है, वैसे ही ये इन्फीरियर वेना कावा है। तो इससे जो ब्लड आएगा वो एक राइट एट्रियम में आएगा। उसके बाद ऐसे ही लेफ्ट एट्रियम में आएगा, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके जिसको हम कहेंगे एट्रियल सिस्टोल। उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल्स के पास जब ब्लड आएगा तो वो क्या करेंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वेंट्रिकल सिस्टोल। तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तब एट्रियम जो है वो कॉमन सी बात है कि एट्रियल डायस्टोल हो जाएगा, जब वेंट्रिकल जो है वो अपना सिस्टोल करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वेंट्रिकल सिस्टोल जो है उसके बाद जो ब्लड आगे पहुँच जाएगा, उसके बाद क्या क्या होगा, वेंट्रिकल डायस्टोल होगा। उस तो फिर ये कहलाएगा जॉइंट डायस्टोल। तो ये एक कार्डियक साइकिल होगा। तो ये मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया कि ये कार्डियक साइकिल है वो कैसे होता है। तो आप फिर से ये स्टेप्स को मैच कर लीजिए। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, फिर रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो इसी से हमारा जॉइंट डायस्टोल, यानी कि दोनों ही रिलैक्स हो जाएंगे, जैसे कि एक हार्ट में एक बीट होने के बाद होता है। अब हम बढ़ते हैं ईसीजी की तरफ, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। तो ईसीजी, तो जब आपने कुछ हार्ट से रिलेटेड फिल्में देखी होंगी जिसमें जो मेडिकल सीन रहता है उसमें एक पेशेंट रहता है, उसमें कई लीड्स लगी होती हैं उसकी हार्ट को चेक करने के लिए। तो ऐसे ही हम एक लीड की बात करेंगे, जो है स्टैंडर्ड ईसीजी की हम बात करेंगे। तो ये वही मशीन है जो कि आवाज़ करती है पी पी पी। और वैसे ही इसमें हम आगे अंदर जाके देखेंगे कि इसमें होता क्या है। तो आपने ऐसा डायग्राम तो पहले भी देखा होगा। तो सबसे पहले इसमें PQRST, ये जो है रिदम के हिसाब से नंबर से लेटर्स को इसको दिखाया जाता है। पी वेव जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, जिसको हम डीपोलराइजेशन भी कहते हैं, और यही कॉन्ट्रैक्शन भी इनिशिएट करते हैं। इसके बाद ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इसको रिप्रेजेंट करती है पी वेव। उसके बाद आता है एक QRS कॉम्प्लेक्स। यहाँ QR और S दिख रहा होगा, ये जो पूरा शेप है वो है QRS कॉम्प्लेक्स, और ये रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को। ये क्वेश्चन पहले आया भी हुआ है और आपसे पूछ भी सकते हैं कि जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो किसको
रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद होता है टी वेव में रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी कि जो डायस्टूल है, जो नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाते हैं। फिर से देख लीजिए, जो पी वेव है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखना है स्कूल एग्जाम्पल्स के लिए भी और नीट के लिए भी। स्कूल एग्जाम्स में भी आप इनको यूज कर सकते हैं, बनाने को आता भी है। कि जो पी वेव है वो रिप्रेजेंट करती है एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया या फिर डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को। उसके बाद जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को। उसके बाद जो टी वेव आती है वो रिप्रेजेंट करती है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को। यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि जो रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया है उसको यहाँ पर कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होता है तभी एट्रियल सिस्टोल हो जाता है। तो ये इस वीडियो में मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ कि ईसीजी क्या होता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर कई आप लेक्चर्स भी देखेंगे। तो मैं आपको इसका मेन जो क्रक्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पी वेव है वह एट्रियल डीपोलराइजेशन यानी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन या फिर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो ये था आज का वीडियो। तो ये इसमें आपने जाना ईसीजी के बारे में और कार्डियक साइकिल को ब्रीफ में। अगला वीडियो कौन सा चाहिए डिकोडिंग एनसीईआरटी सीरीज़ का, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।